हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को याद है, आप सभी का जो नीट का एग्जाम है वो यहाँ पे 3 मई 2026 को कंडक्ट किया जाने वाला है। आई होप आप सभी अपनी प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पे बिजी होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर अपन यहाँ पे फिजिक्स के 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स और वेक्टर, 3 चैप्टर अपन यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज अपन इस वीडियो के अंदर आपके यहाँ पे 2 और चैप्टर यहाँ पे कवर करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। दोनों को ही अपन यहाँ पे एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे इनके सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स को यहाँ पे कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज अपन यहाँ पे कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अपन यहाँ पे कवर करेंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, अच्छे से सुनना है। आपको पूरे चैप्टर का रिकेप यहाँ पे मिल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं यहीं पे याद करा दूंगा। कुछ भी आपको नहीं लिखना है, बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइमली पहुँच जाए। तो चलिए हम यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन के तीनों लॉज को यहाँ पे समझते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको यहाँ पे क्या बताता है? अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट एंड कंटिन्यूज टू मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वो रेस्ट में बना रहेगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर दिया जाता। इसको अपन बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। मैथमेटिकली यदि हम यहाँ पे देखें तो मैथमेटिकली क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि एफ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या है, 0 है, सो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या फिर वेलोसिटी क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट आपका या तो रेस्ट में होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पे होगा। कुछ की पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। इसको जैसे कि अपन लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पे बोलते हैं, तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो यहाँ पे अपनी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर जो चेंज हो रहा है उसका क्या करता है, रजिस्ट करता है। ठीक है, इनर्शिया जो होता है वो मास की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आप सभी को याद भी होगी। इनर्शिया जो होता है आपके प्रोपोर्शनल टू मास होता है। यदि मोर द मास मोर द इनर्शिया हम बोल सकते हैं। ठीक है, यदि मास आपका ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या करता है, यहाँ पे डिफाइन करता है। ये बात भी आप सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैलेंस फोर्सेस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे जो फोर्सेस है वो अनबैलेंस होने चाहिए, जब यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज होगी। जैसे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास यदि m है, इधर भी मैंने 3 न्यूटन लगा दिया, इधर भी मैंने 3 न्यूटन लगा दिया, तो इसकी स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। आपको यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना होगा। 2 एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, बुक ऑन टेबल, पर्सन मूविंग इन अ बस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। चलिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमको यहाँ पे बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका जो मोमेंटम होता है वो फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt यहाँ पे हमारे पास होता है। सो F को हम लिख सकते हैं यहाँ पे dp/dt। मोमेंटम को लिखा जा सकता है m × v वेक्टर। ठीक है, सो हमारे पास ये टर्म क्या बनती है, d/dt ऑफ m × v बनती है। इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास क्या आता है, m dv/dt प्लस v dm/dt। मास हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं तो ये टर्म 0 हो जाती है, तो हमारे पास m dv/dt होता है। dv/dt को आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास F बराबर ma के बराबर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसकी यूनिट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 यूनिट की यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर क्या होता है, हर एक्शन के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट यहाँ पे रिएक्शन होती है। ठीक है, 2 फोर्सेज होते हैं, दोनों ही फोर्सेस यहाँ पे क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, यहाँ पे ऑपोजिट होगी। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं हमेशा वो 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे अप्लाई होते हैं। मैथमेटिकली आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, FAB बराबर -FBA। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे लगेंगे। दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ठीक है, दे ऑलवेज ऑकर साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ ही यहाँ पे अप्लाई होते हैं, यहाँ पे कोई भी टाइम का डिले नहीं होता है। कुछ एग्जांपल आप सभी लोगों को यहाँ पे याद भी होने चाहिए, जैसे कि रिकॉइल ऑफ गन, वॉकिंग, स्विमिंग, रॉकेट प्रपल्शन, इन सभी के अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप सभी लोगों को पता होगा, जहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं वही आपका क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। यदि आप ग्राउंड पर लेकर के स्टडी करते हैं तो ग्राउंड ही आपका क्या हो जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की यदि बात करें तो वे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर आपका जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे होल्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे अपन बोलते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होगा, जिसके अंदर आपका जो फ्रेम है वो यहाँ पे क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट यहाँ पे कर रहा होगा, तो आपका फ्रेम कैसा हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्सेस को हम इस प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं, सम करके इसका यहाँ पे लिख सकते हैं, वेक्टर सम यहाँ पे करके हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ही वैलिड यहाँ पे होते हैं। ठीक है,
मोमेंटम आपका p बराबर एम वी फैक्टर होता है, यूनिट क्या हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इंपल्स आपकी क्या होती है f इंटू डेल्टा टी होती है बराबर डेल्टा p होती है। इसको आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपकी क्या होती है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। तो इस पे बेस्ट सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, यूनिट क्या हो जाएगी इंपल्स की, न्यूटन सेकंड, यहाँ पे यूनिट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन फटाफट से देखते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपकी इनर्शियल फ्रेम में वैलिड होते हैं। फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, मास आपकी स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड लॉ ऑफ जो मोशन होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ डायनेमिक्स होता है, ध्यान रखिएगा। सेकंड लॉ ही आपका क्या है, फंडामेंटल लॉ है, क्योंकि सेकंड लॉ से अपन फर्स्ट लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं और थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। एफ बराबर जीरो का मतलब क्या होता है, या तो आपकी बॉडी रेस्ट पे या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है। एफ नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि बॉडी के पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। चलिए कुछ कॉमन अपन फॉर्मूला से हमें देख लेते हैं। आपका जो वेट होता है वो क्या होता है, एम जी होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वेट होता है वो एम जी होता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सरफेस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई किया जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन यहाँ पे बोलते हैं। ये कैसे लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहाँ पे अप्लाई होता है। फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या होता है, एफ बराबर लेस देन इक्वल टू म्यू एन आपका यहाँ पे होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सा फ्रिक्शन लिखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसके टाइप भी अपन डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। म्यू यहाँ पे आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे होता है, ओके। टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा अलोंग द स्ट्रिंग यहाँ पे लगती है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होती है वो हमेशा यहाँ पे क्या होगी, अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगी, या फिर आप ये से बोल सकते हैं हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग यहाँ पे लगती है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, इसका मास m है, तो स्ट्रिंग पे जो टेंशन होगी हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होगी, बॉडी से हमेशा अवे यहाँ पे अप्लाई होगी। शूडो फोर्स आपको पास क्या होगा, एफ पी बराबर माइनस एम ए नॉट होगा हमारे पास शूडो फोर्स, ठीक है। मास आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट का लेना है। एक्सेलरेशन आपको क्या लेना है, जो भी आपका यहाँ पे जो नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको दे रखा है जिसका जो एक्सेलरेशन होगा वही आपको यहाँ पे लेना है। एक्सेलरेशन आपको किसका लेना है, फ्रेम का लेना है। मास आपको किसका लेना है, ऑब्जेक्ट का लेना है जिसके ऊपर आप यहाँ पे शूडो फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, ओके। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम हम सभी को पता ही है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम अपन यहाँ पे बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। लेट से नीचे की तरफ एम जी लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, आगे की तरफ एफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम नॉर्मल को एम जी के बराबर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि एफ यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा है और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस एफ बराबर एम इंटू ए। इस प्रकार लिख करके आप इक्वेशंस को सोल्व यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। कुछ सॉल्व एग्जांपल भी यहाँ पे सिंपल सा एक दिया हुआ है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फोर्स बाय मास करके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अ फोर्स चेंज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फ्रॉम 3 kg मीटर पर सेकेंड टू 9 kg मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, फाइंड द फोर्स। तो इम्पल्स मोमेंटम यूज़ करके आप यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हैं। डेल्टा पी हमने निकाल लिया है, बाद में यदि आपको फोर्स निकालना तो डेल्टा पी को डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स निकल करके आ जाएगा, ठीक है। यूनिट्स तो आप सभी लोगों को आई थिंक यहाँ पे पता होगी, तो फटाफट से समरी देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ आपको बताता है यदि फोर्स जीरो हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या फिर रेस्ट में आपका ऑब्जेक्ट होगा। सेकंड लॉ एफ बराबर ए में होता है। थर्ड लॉ से एफ ए बी बराबर माइनस ऑफ एफ बी होगा, यानी कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस बराबर होते हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट यहाँ पे होती है। तो ये तो हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कवर हो गया है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन देखिए आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। मेनली आपके पास यहाँ पे दो ज़्यादा काम में आते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके अलावा आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक होता है, रोलिंग होता है और ड्रैग फ्रिक्शन भी आपके पास यहाँ पे होता है, ठीक है। इनके मैग्नीट्यूड के लिए मैं अभी बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपका काइनेटिक आएगा, फिर आपका रोलिंग फ्रिक्शन आएगा। रोलिंग फ्रिक्शन आपका सबसे कम यहाँ पे होता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए अपन यहाँ पे देखें तो एक्ट बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो जब यहाँ पे मोशन नहीं हो रही तब आपका यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे ही मोशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है तो आपका कौन सा फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। यदि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रोल कर रही होगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। चलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होता है। जैसे आप यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन कब तक बढ़ती है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती है। उस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसको आप एफ एस मैक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इट एडजस्ट इटसेल्फ टू अपोज द अप्लाइड फोर्स एंड प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम द मूविंग, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है, वहाँ तक इसका इंक्रीज होता है। तो एफ एस मैक्स यहाँ पे आपके पास क्या होता है, म्यू एस इंटू एन होता है, जहाँ पे म्यू एस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है बिटवीन दी सर्फेसेस।
ध्यान रखना है जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एफ एस मैक्स से लेस देन हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो म्यू एस इंटू एन होता है, ठीक है। इट एक्ट अलोंग द सर्फेस एंड ऑपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। ध्यान रखिएगा हमेशा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जहाँ भी आपकी टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी, जिस भी डायरेक्शन में आपकी टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी उसके ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। इसका नेचर कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर ये होता है, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मोशन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जो फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एफ के आप कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू के इनटू एन करके, म्यू के यहाँ पे होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है आपका वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो म्यू के होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है उससे हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। ये हमेशा जो आपकी रिलेटिव मोशन होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, ठीक है। चलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं, म्यू एस हमारे पास क्या होगा, एफ एस मैक्स डिवाइड बाई एन होगा, म्यू के क्या होगा, एफ के बाई एन होगा, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे ये आपका जो सरफेस है उसकी प्रॉपर्टी पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे यहाँ पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हमारे पास मास लेट से एम है, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स यहाँ पे एन लग रहा है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एफ एस मैक्स यहाँ पे लग रही है, तो इसके इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है जिसको हमने यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ये जो नॉर्मल फोर्स के साथ जो एंगल बनाता है इसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे बोलते हैं। तो tan फाई हम यहाँ पे निकाल सकते हैं एफ एस मैक्स डिवाइड बाई एन करके। एफ एस मैक्स की जगह दिए आप म्यू एस एन रखोगे तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये म्यू एस के बराबर हो जाएगा। तो फाई यहाँ पे क्या आ जाता है, tan इनवर्स म्यू एस के बराबर यहाँ पे आ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। चलिए लो फ्रिक्शन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट टेंजेंशियली टू द सरफेस होता है, ये आप सभी को पता ही है। फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट टू दी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, जो भी रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है उसका यहाँ पे क्या करता है, फ्रिक्शन अपोज करता है। एरिया के क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो ये सबसे लेस क्वांटिटी का फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा रोल कर रहा होगा तब हमारा कौन सा फ्रिक्शन लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। इसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू आर, उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एफ आर क्या होगा, म्यू आर इंटू एन होगा आपके पास, ठीक है। सो मेनली ये आपका रोटेशन चैप्टर में ज़्यादा काम आता है, ठीक है, जहाँ पे आपको देखना होता है किसी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रोल कर रहा होगा उस केस में आपके पास कौन सा फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। इस पे बेस्ड आपके सवाल तो नहीं पूछे जाते हैं लेकिन थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ आ सकता है कि तीनों फ्रिक्शन को यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में यहाँ पे जमाना आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा काइनेटिक होता है और फिर उससे ज़्यादा आपका कौन सा होता है, एसिडिक फ्रिक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए इंक्लाइन प्लेन पे सिचुएशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन के हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, लेट से यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे लगते हैं, अलोंग द इंक्लाइन लगता है एम जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लगता है हमारे पास एम जी कॉस थीटा, अप टू द इंक्लाइन यहाँ पे फ्रिक्शन लग गया यदि यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो जस्ट स्लाइडिंग वाली कंडीशन में होगा, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। सो इस लिमिटिंग कंडीशन में जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, एम जी कॉस थीटा हो जाता है। नॉर्मल क्या होगा, एम जी कॉस थीटा होगा, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। सो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है एम जी साइन थीटा जो होगा वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा लिमिटिंग केस में। तो एम जी साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, म्यू एस एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो जाता है तो यहाँ से टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है, म्यू के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जो थीटा होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ठीक है। तो यदि थीटा इससे ज़्यादा होता है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, स्लाइड यहाँ पे कर जाता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग वाले केस के दिन में यहाँ पे बात करें तो स्लाइडिंग वाले केस में हमारे पास जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। सो यदि हम यहाँ पे नेट फोर्स लिखना चाहे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा बराबर एम इंटू ए। इस प्रकार हम यहाँ पे नेट फोर्स को लिख सकते हैं। तो इस केस में आपको एक्सेलरेशन ध्यान रखना है कि यहाँ पे यदि हमारा ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा हो तो एक्सेलरेशन यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। यदि मैं जी कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पे म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रिक्शन इन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये तो काफ़ी सिंपल वाली बात है, एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई आपने किया है तो पीछे फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। जब यहाँ पे मोशन नहीं हो रही है तो जो भी आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वही किसके बराबर हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। लेकिन कब तक होगा, जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू आपने अप्लाई नहीं कर दी है। लेकिन जैसे ही मोशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपका यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाता है। ये आपका जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे हमेशा क्या होता है, लेस यहाँ पे होता है, ओके। डेली लाइफ में फ्रिक्शन आपको देखने को मिलता है आपका वॉकिंग के अंदर, राइडिंग के अंदर, जो आपके ब्रेक्स होते हैं व्हीकल उनके अंदर, ठीक है।
ये सारे केसेस के अंदर आपको फ्रिक्शन डेली लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे बता देते हैं। फ्रिक्शन यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शन आपका जो ऑलवेज अपोजेस मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन जो होता है उसका हमेशा फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। आपका जो म्यूएस होता है वो नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। यदि सरफेस ज़्यादा रफ होगी तो म्यूएस भी ज़्यादा होगा। म्यू के भी आपका क्या करेगा, नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करेगा। म्यूएस जो होता है म्यू के से ज़्यादा यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशन। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l1 t-, जो डायमेंशन यहाँ पे फोर्स की होती है वही डायमेंशन यहाँ पे फोर्सेस की हो जाएगी। हमको ध्यान रखना है कि आपका जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होगा उसकी यहाँ पे आपके पास ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन यहाँ पे आपके पास हो जाएगी। तो क्विक समरी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वो म्यू एस इंटू एन होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन आपका म्यू के इंटू एन होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका 5/10 म्यू होगा, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन पे आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस ऑफ थीटा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन एफ आर आपका म्यू आर इंटू एन यहाँ पे होता है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि किसी सवाल में डाउट है तो भी आप उसका क्वेश्चन भी मुझसे यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर लगे रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।